नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त विशेष एक कार्यक्रम में हम दोनों चैनल के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ में हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि अभी देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उस बारे में और युवक कांग्रेस की क्या नीति रहेगी युवाओं को भविष्य के लिए। जो भविष्य है युवा जिसे कहा जाता है उनके लिए उनके क्या ब्लूप्रिंट रहेंगी, इस विषय को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। कुणाल जी, आपका IBM टीवी 9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। देश में अभी 13 से 15 तारीख तक के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहोगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पे उनको सबको शुभेच्छा देता हूँ। और जिस प्रकार से अब देश में हर घर तिरंगा लग रहा है, हम भी हमारे घर पे तिरंगा लगा के हमारी आज़ादी का महोत्सव बनाएंगे। साथ ही साथ में हम 15 अगस्त को एक बड़ी रैली कर रहे हैं, आज़ादी गौरव यात्रा, तिरंगा यात्रा, जो हम जरी पटका से कमाल चौक में हम लोग कर रहे हैं। और आगे मैं ये युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं इस देश में, लेकिन तभी भी हमारे युवाओं को यहाँ पे रोज़गार नहीं है। महंगाई एकदम एक्सट्रीम चालू है। आप देख सकते हो जो 2014 के पहले जो नमक की कीमत थी 2 रुपये, वो आज 20 रुपये हो गई है। जो दूध की कीमत थी 28 रुपये, आज 57 रुपीज़ का हो गया है। ऐसे दाल की कीमत बोलो, चावल की कीमत बोलो, सब चीज़ बढ़ चुकी है। इनने अभी तो और प्रेशर लाके GST जो घरेलू उपयोग के जो डेली वेजेस के जो डेली यूज़ करने वाले ऐसे मटेरियल्स थे, उसमें जैसे दाल चावल उसमें भी GST लगा दिया है, जिसके कारण एक महंगाई, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज देशवासियों को यहाँ पे खड़ा हुआ है, जबकि हमारे 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ 5 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए एप्लीकेशन की है, लेकिन उन 22 करोड़ लोगों को रोजगार यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये देश 75 साल एक तरफ अपने पूरे कर रहे हैं, हम उसमें उत्साह बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि युवा बेरोजगार है, महंगाई एकदम सबसे एक्सट्रीम शुरू है। तो ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश में कैसे अच्छाई फैलेंगी? तो मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट लेके आया था, वो स्किल डेवलपमेंट से क्या हुआ? कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला? मुझे एक बात बताइए, ये जो सरकार है बस कुछ चंद रईसों के बीच में ही घूमती है, उनका ही मानती है, उनके लिए ही काम करती है। उनका ही लोन, जैसे मैंने जो सुना कि 10 लाख, इस सरकार ने 10 लाख करोड़ का लोन माफ़ किया। मुझे आपसे जानना है, क्या आपने कभी लोन नहीं लिया? आपने भी लोन लिया है, आपको कभी इन सरकार ने माफ़ किया है क्या? क्यों ये रईसों का ही लोन माफ़ करती है? क्यों गरीबों का माफ़ नहीं करती? क्यों किसानों का माफ़ नहीं करती? क्यों युवाओं के कुछ स्कीम के लिए नए लोन लेके आती है? ऐसा कुछ नहीं करती है। ये बस अमीरों को और अमीर बनाना चाहती है और गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। आपका कहना है क्या कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और देश के हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या लगता आपको देश स्वतंत्र है? देखिए, देश तो स्वतंत्र है, लेकिन इसको जिस तरीके से चला जा रहा है, एक हिटलरशाही की तरफ लेके जा रही है। एक ही मैन, एक ही आदमी सब चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे जो चारों स्तंभ है, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर रहे, चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर रहे, चाहे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहे, इस सब जगह पे एक ही जन दिख रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और जिस प्रकार से जर्मनी ने हिटलर उस ज़माने में रूल किए थे, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी इस 75 वर्ष में भारत देश को भी रूल कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र का नया निर्माण हो रहा है 2014 से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो कहा जा रहा है कि नया भारत, नया राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। क्या कहोगे आप? ऐसा कौन सा भारत निर्माण किया जा रहा है? मुझे बताइए। IIT की शुरुआत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत तो हमारी मैडम इंदिरा गांधी जी ने किया था।
हम आईटी का निर्माण और जो 18 साल के एज को वोट देने का अधिकार ये राजीव गांधी जी ने किया था। क्या ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है जिससे हम बोल सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण किया है? क्या मुस्लिम और हिंदू के बीच में लड़ाई करने से ये नया देश बन रहा है? मुझे बताइए, क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये नया भारत बन रहा है? मुझे बताइए, जिस प्रकार से जो चीज़ हमें नमक का महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन किया था, वो नमक के लिए आज हमें 20 रुपए देना पड़ रहा है जो हमें फ्री मिलना चाहिए। क्या ये नया भारत लेके जा रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नया भारत नहीं, ये हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बैठी है। ये चीज़ें बेचने निकाल रही है। रेलवे स्टेशन देखिए तो रेलवे स्टेशन बेचने निकाली है, ट्रेनें बेचने निकाले, एयर इंडिया को बेचने निकाले, बीएस एयर इंडिया बेच दिए, बीपीसीएल को बेचने निकाली है, अपनी हाल को बेचने निकाली है, फिर उसके बाद तुम्हारा एलआईसी को बेचने निकाल दी, यानी बेच दिए। तो ये नया भारत है क्या? जो 75 साल में जो नींव हमने रखी थी, जो हमने प्रॉफिटेबल कंपनियां बना के यहाँ पे खड़ी की थी, वो ये बड़े कुछ चुन चुन 3-4 जनों को ये बेच के ये नया भारत बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कुणाल जी कि ये राष्ट्र का निर्माण यानी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है, नया भारत नहीं बन रहा है, लेकिन ये निजीकरण से मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं इससे देश की प्रगति होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या बताओगे? देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि महाराष्ट्र से कम 2000 युवाओं को सेना में परमानेंट जॉब मिलता है। इनने अग्निवीर लेके आए जिसमें वो 4 साल के लिए रोजगार दे रहे, जिसमें उनने बस 1000 लोग महाराष्ट्र से चुनेंगे। तो 1000 लोगों का वैसे ही नुकसान हो चुका है और वो 1000 लोगों को बस 4 साल के लिए नौकरी देने वाले हैं। तो ये किस प्रकार का भारत है? ऑलरेडी जो पुरानी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से 2000 युवाओं को परमानेंट नौकरी सेना में मिलती थी और आज 1000 4 साल के लिए मिलने वाली। तो ये नया भारत है मोदी। विरोध कर रहे क्या? नया भारत का निर्माण जो हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, आप विरोध? कहा निर्माण कहाँ हो रहा है? मुझे दिखाइए निर्माण कहाँ हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं हूँ निर्माण होते हुए। रोडे जो, चलो ठीक है, रोड के बारे में बोल सकते, तो रोड पहले भी बनते थे, अभी भी बन रहे हैं। 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से एक दिन की ज़्यादा स्पीड से बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत निर्माण हो रहा है। ऐसा क्या लेके आए उनने? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन लेके आए जिससे नए रोजगार की उपलब्ध हो? उनने स्किल इंडिया लेके आए, लेकिन क्या स्किल इंडिया के ऊपर उनने इतना फोकसली काम किए जिससे उनको नए जो हमारे इधर के युवा थे उनको रोजगार मिल सका? निजीकरण से क्या देश का भला नहीं है। कैसी? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जिस देश की एक मेंटालिटी ये बन चुकी है, जिस देश के एक घर की एक मेंटालिटी ये बैठ चुकी है कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी करेगा, उस लड़के को तुम एकदम से आप क्लियरिटी बोलेंगे कि ऐसे देखो, है कुछ 50%, मैं बोलता हूँ 20% 30% ऐसी फैमिली है जो बोलती है कि हाँ, मेरा लड़का अच्छी बड़ी कंपनी में सीईओ बनेगा, ये बनेगा। लेकिन वो कितने पीछे लोग हैं? वो कितने लोग हैं? आपकी जनसंख्या कितनी है? 123 करोड़ की जनसंख्या है। 123 करोड़ की जनसंख्या को क्या निजीकरण से रोजगार मिल जाएगा? उनने जो हमारा जो स्ट्रक्चर था स्मॉल इंडस्ट्रीज का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जो छोटे छोटे जो उद्योगपति के कारण हमारे इधर ऑलरेडी अच्छे रोजगार मिल रहे थे लोगों को, वो स्ट्रक्चर पूरा खत्म कर ये दिया। जो देश में माहौल खड़ा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश में माहौल, मैं क्या बोल रहा हूँ, देश, ये जो अभी देश में जो चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ईडी का दबाव आ गया है, ईडी का दबाव बनाया जा रहा है विरोधियों के ऊपर, ये जो माहौल खड़ा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, और कौन है? किसके ऊपर इलेक्शन जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन जीते। बीजेपी थोड़ी इलेक्शन जीते, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते। हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण नहीं हुआ ये? कांग्रेस में देखिए गुटबाजी, देखो हर पार्टी में एक गुटबाजी रहती है, ऐसा कोई बात नहीं। उसमें चलाने और उसमें समझाने की बात है। बातचीत, आप मैं बताऊँ, ये नेता, सब नेता बातचीत करते आपस में, ऐसा है नहीं कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। दूसरे एक दूसरे के फैमिली प्रोग्राम में भी अटेंड करते।
लेकिन किसी के पर्सनल किसी विषय के कारण, किसी टॉपिक के कारण कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाता है। लेकिन ये हर पार्टी में है। इसमें ये बस अकेले कांग्रेस में नहीं है, ये हर पार्टी में है। और होना भी चाहिए, ये अच्छा कन्वर्जेशन है। जिस पार्टी में झगड़े होते हैं वो पार्टी ज़्यादा बड़ी दिखती है। और लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को ये बीजेपी मीडिया ने, मोदी मीडिया ने जिस प्रकार से इसमें डैमेज करने की कोशिश की है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा, जो व्यक्ति लोगों के काम करेगा, जो व्यक्ति लोगों की आवाज़ बनेगा, वो व्यक्ति आगे इसमें फल पाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि 75 साल कंप्लीट हो गए देश को और घर घर तिरंगा लग रहा है। क्या लगता आपको कि संविधान की प्रास्ताविका भी घर घर में पठन होना चाहिए था 15 अगस्त को, ऐसे नहीं लगता आपको? होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान, जिस संविधान के जो स्ट्रक्चर पे हम लोग, भारत हमारा खड़ा है 75 वर्ष, उस संविधान के कारण हमारा ये भारतवर्ष खड़ा है। और वो संविधान को मैं भी चाहूँगा कि घर पे, मेरे को किसी ने आइडिया दिया था, लेकिन हर घर पे मैं बुक सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उतनी बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उतनी प्रास्ताविकता कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग भी हर कांग्रेसियों को हर एक जगह, हर एक घर पे हम लोग एक वो पॉम्पलेट भेज के लोगों को प्रास्ताविक के लिए उत्साहित करेंगे। ये जो अभियान चलाया जा रहा है 75 साल का, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, लेकिन घर घर संविधान की प्रास्ताविका, संविधान की प्रत, ये जरूरी नहीं है क्या? क्योंकि युवाओं को संविधान का पठन करना बहुत जरूरी है। आज के युवाओं को क्या बताओगे? नहीं, आज के युवाओं को संविधान, क्योंकि ये जो भारत देश जिस प्रकार से चल रहा है, इस संविधान के ऊपर ही चल रहा है। अगर जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, उस संविधान के हिसाब से ये भारत देश चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये संविधान का पतन हर भारतीयों ने करना चाहिए। इससे हम भारतीय ये हम कहला सकते हैं, जो संविधान और हमारा तिरंगा, इसके द्वारा। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या देश संविधान के मार्ग पे चल रहा है? देश तो संविधान के मार्ग में चल रहा है। आप कैसे चल रहा है? देश के लोग तो कैसे चल रहा है? देखिए, देश के लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन जो देश चला रहे हैं वो संविधान को खत्म करने की कोशिश। किस प्रकार? उनने जिस प्रकार से, आप हमें क्वेश्चन करते कि अपोजिशन दिखता नहीं है, अपोजिशन दिखता नहीं है, ये क्या हमारी गलती है कि अपोजिशन दिखता नहीं है? अपोजिशन तो रास्ते पे है, अपोजिशन हर जगह पे है, हर टाइप के प्रोग्राम, महंगाई की आवाज़ उठा रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, या ये बोल सकता हूँ जो जिस प्रकार से इस नरेंद्र मोदी ने जो 4 स्तंभ है संविधान के, एक तो जुडिशरी, एक तो तुम्हारी मीडिया, दूसरी तुम्हारा गवर्नमेंट्स, और दूसरा चौथा है पॉलिटिकल। ये चारों के चारों स्तंभ इनने जिस प्रकार से आरएसएस ने कब्जा करके रखे, इसके कारण मुझे एक ये दृश्य दिख रहा है कि संविधान जल्द से जल्द एक सरकार, मोदी सरकार खत्म करने पे निकली। एक ये बताइए कि आप युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, आपने क्या ब्लूप्रिंट बना के रखी है युवाओं के भविष्य के लिए? देखिए, जिस तरह से हम लोग का एक चिंतन शिविर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उस शिविर में भी नवसंकल्प चिंतन शिविर हमारा शिरडी में हुआ। उस दौरान भी हमारा यूथ के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमारे नेता बंटी पाटिल जी और साथ ही साथ में वर्षा ताई उस कमेटी की हेड थी, और उसमें मैं मेंबर था। उसमें हमने कई बातें पे क्वेश्चंस किए थे। हमने सबसे पहले, जब हमारी सरकार थी, तो हमने उस चिंतन शिविर में ये कहा था कि आपके इधर भर्ती की स्कोप्स है, तो आप महाभर्ती पहले निकालिए। जो जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट में रिक्त पड़ी हुई है, वो जगहों को आप फिलअप कीजिए, ये हमने सबसे पहले कहा था। और वो सब मंत्री वहाँ पे उस समय उनने कहा भी था कि हम करेंगे जल्द से जल्द, और वो कोशिश भी कर रहे थे, और फाइल अप भी गई, क्योंकि मेरे पिताजी भी मंत्री थे, उनके पास भी ऊर्जा खाता, बड़ा खाता था, उस खाते में भी बहुत सारा रोजगार था। तो मैंने देखा था वो इतने फास्टली वो लोग कर रहे थे कि जल्द से जल्द नौकरी की, नए नौकरियों की चांसेस मिले। ऐसे ही वर्षा ताई के इसमें भी उनके पास भी शिक्षण था, शालीन शिक्षण था, तो उनके इसमें भी वो लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं खुद फॉलोअप ले रहा था ये सब चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार चाहे या केंद्र सरकार, इनने जो भर्ती, जो रिक्त जगह है, जो ऑलरेडी खाली जगह है, उसमें जल्द से जल्द इसकी भर्तियां निकालनी चाहिए, जिससे युवाओं को मौका मिले।
साथ ही साथ में इनने जो अग्निवीर स्कीम लेके आए थे वो उसके जगह उनने परमानेंट जॉब स्ट्रक्चर का चीज़ लेके आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश प्रेमी, जो हमारा सैनिक, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुर्बानी देता है, उसको 4 साल में मुझे नहीं लगता कि उसका वो फेयर जॉब है। उसको पूरा परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आना चाहिए। इनने स्किल डेवलपमेंट लाया इसको, लेकिन अच्छे से इम्प्लाई नहीं कर पाया। इसके थ्रू और भी सेक्टर में अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आज के रेट में देखा, फ्लाइंग में ज़्यादा स्कोप है, फैशन डिज़ाइनिंग में ज़्यादा स्कोप है, ऐसे नए नए टाइप के, फोटोग्राफी में स्कोप है, ऐसे नए नए टाइप के यूनिट्स में आजकल नया स्कोप है। थोड़ा सा टेक्निकल में गए तो अपने इधर कॉटन बेस की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर लोगों को। तो ऐसे नए टाइप के कोर्स और स्कीम, जॉब्स फेयर्स चाहिए लोगों को, कि जिसमें नए नए कंपनीज आए। मुझे एक बात बताइए, पिछले 8-10 साल में ऐसी कौन सी कंपनी लेके आए नागपुर के लिए जिससे नागपुर का रोजगार मिल सकता है? चाहे हमने इतनी अच्छी कोशिश की मिहान लाने की, वो मिहान के कारण हमको लगा कि हमारे इधर एक बहुत बड़ा कार्गो हब आएगा, लेकिन उनने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जो एयरलाइंस कंपनी है उनको वो पुराता ही नहीं है वहाँ पे आना। तो उनने कुछ ऐसा लेके आना चाहिए कि क्या हम लोग यहाँ पे एयर फ्यूल कम कर सके, जिससे यहाँ पे एयर स्टेशन बन सके। दूसरे दूसरे अलग अलग कंपनी के अगर यहाँ पे बेस बनेंगे तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, यहाँ पे उधर भी रोजगार मिलेगा, एयरलाइंस में मौका मिलेगा, उसके कारण अपना टूरिज्म का स्ट्रक्चर ठीक होगा। ये नागपुर की मैं बात बता रहा हूँ, टूरिज्म का स्ट्रक्चर बढ़ेगा। साथ ही साथ में कार्गो की इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि उधर एयर फ्यूल कम होने के कारण जितने भी फ्लाइट जो बॉम्बे वगैरह जाते हैं वो सब इधर लैंड होने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लैंड है इतना बड़ा, तुमने मियान के स्ट्रक्चर में लैंड प्रोड्यूस करके रखे, उनके लिए अगर अलग से अपने को एयरपोर्ट भी बनाना पड़े तो हमारे पास उतनी भी लैंड अवेलेबल। लेकिन ये सरकार के पास नीति ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फुताला, हमारा जो युवाओं का एक बहुत अच्छा स्थान था फुताला। अभी पहले जब हम जाते थे तो वो फुताला की एक अलग ही शान रहती थी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट रोड पे जाके हम वो फुताला को देखने के लिए युवा सब घूमते थे वहाँ पे। लेकिन आज वहाँ पे एक दीवार खड़ी करी गई, वो तालाब का कोई व्यू ही नहीं है। क्या मुझे बताइए, ये अगर उनने उस तरफ बॉटनिकल गार्डन में किए रहते थे तो कुछ उसका बॉटनिकल गार्डन का भी डेवलपमेंट हुआ रहता था। फाउंटेन बनाइए, बहुत अच्छा बात है, आपने कुछ अलग सा जो दुबई में बनाया वो फाउंटेन आप इधर भी लाने की कोशिश करें, लेकिन आपने जिस जगह पे लाए उसमें मुझे आपका व्यू और विजन क्लियर नहीं लगा। नितिन गडकरी जी को मैं ये क्वेश्चन करना चाहता, आपका व्यू और विजन क्लियर नहीं लगा। वो आप उस तरफ भी कर सकते थे बॉटनिकल गार्डन पे, इसको वैसा ही रोड किए रहते थे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी रहता था। वो जो शॉप्स बनी थी जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल रहा था, बहुत सारी वहाँ पे होटल इंडस्ट्री थी, उसके कारण रोजगार मिल रहा था, वो सब बंद हो गई। उसको आपने अच्छे से एक तरफ करना चाहिए था, उस तरफ लैंड थी हमारे पास, हमने ऑलरेडी छोटे से स्ट्रक्चर में अच्छे से काम किया था, उसमें अगर थोड़ा सा आपको अच्छा डेवलप करना था तो उधर साइड बनाना था। लेकिन आपके पास ना विजन है, बस आप ऐसा ठोकते जा रहे हैं। विजन है लेकिन कॉन्क्रीट विजन नहीं है कि इसके कारण 10 साल में क्या होगा, ऐसा कोई विजन नहीं था। इसलिए आपका वो फुताला का भी वो पूरा फेल हो गया है। मुझे नहीं लगता लोग आएंगे, लेकिन जो प्रेम पहले जिस प्रकार से वो एक स्पॉट हुआ करता था, हैपनिंग स्पॉट, वो वैसा स्पॉट नहीं रहा है। ये नागपुर की गोष्ट। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हमारे साथ में थे एक हमारे विशेष कार्यक्रम में कुणाल राव जी, जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका विज़न भी बहुत अच्छा है युवाओं के लिए, और उन्होंने एक खास चिंता जताई है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हमने संविधान की जो प्रास्ताविका है वो भी घर घर में देना चाहिए, उसका भी पठन होना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने एक और चिंता जताई है संविधान को लेके कि देश के नागरिक तो संविधान के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन देश के नेता संविधान के मार्ग पे चल नहीं रहे हैं। हमारा संविधान जो है खतरे में है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।